नमस्कार। आरएस राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज में अपना किसान आंदोलन पीजेंट मूवमेंट्स आपने आरंभ कर दिया था और इसमें पहला जो किसान आंदोलन आरंभ किया गया था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या कारण थे, किसने लीड किया, उन तमाम बातों पर मैंने आपसे विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज मैं कुछ बातें आपके सामने और लेने जा रहा हूँ। देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व क्या है। यदि मैं कहूँ कि बिजोलिया किसान आंदोलन की देन क्या है इस राजस्थान को, उसकी विरासत क्या है या भारतीय इतिहास को। पहली बात तो चूंकि प्रथम किसान आंदोलन है। दूसरी बात, जो हम कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को अहिंसा का हमने प्रेरक बतलाया है आंदोलन को, लेकिन उनसे बहुत पहले से ये किसान आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहा था। तो एक बात जगजाहिर सी हो जाती है कि जी एक व्यक्ति विशेष को हम अहिंसा की प्रेरणा स्रोत नहीं बतला सकते। वैसे ही भारत के लिए अहिंसा नया कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। महाभारत से लेकर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, कहीं पर भी चले जाइए, क्योंकि हम लोग कभी बेसिकली नेचर से आक्रमणकारी नहीं रहे, हमने आक्रमण झेले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि न शास्त्र से हम हीन रहे हैं, न शस्त्र विहीन रहे हैं। ठीक साहब। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, संपूर्ण राजस्थान में जन आंदोलन की प्रेरणा, राजनीतिक जन जागरण की प्रेरणा, कार्यकर्ताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण की पाठशाला, ओपन, जिसको मैं एक स्कूल कह सकता हूँ, पॉलिटिकल स्कूल। और राजस्थान में जन आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सत्ता के मूवमेंट के दौरान रियासती शासन के विरुद्ध उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को लेकर राजस्थान की तमाम रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए, उन प्रजामंडल आंदोलनों की नींव भी, आधारशिला भी जिस आंदोलन ने रखी वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। ये बात भी याद रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के जब लीडरशिप की बात आती है, नेतृत्व की बात आती है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 3 चरणों में, याद रखना इस बात को, 3 चरणों में हम नेतृत्व पाते हैं। जो पहला चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो लीड किया गया एक साधारण से किसान साधु सीताराम दास के द्वारा। साधु सीताराम दास जी साधारण किसान थे, उन्हें वास्तव में जो एक मूवमेंट की टेक्निक्स होती हैं, उनकी जो मैथडोलॉजी होती है, वो नहीं पता था। आप अपनी मांग रख सकते थे, लेकिन लामबंद करना किसानों को, उनमें जन जागृति करना, छोटी छोटी टुकड़ियों में के द्वारा संगठन बनाकर घर घर जाकर आप कार्यकर्ताओं को, ये सब तरीके इन्हें नहीं पता था। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये आंदोलन 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक अपने अस्तित्व को पहचानने में लगा रहा कि असल में हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद महान विख्यात क्रांतिकारी इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, जिनका नाम था, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जो कार्यकाल मोटे तौर पर वो 1922 ईस्वी तक है। उसके बाद 23 में चूंकि इनको जेल हो गई थी, 10 वर्ष के बाद में इनको छोड़ दिया गया था। तो उसके बाद ये आंदोलन लगभग तृतीय चरण में ये आंदोलन लगभग भटकाव में रहा, जब गांधीवादी नेतृत्व इसको मिलता है। सेठ जमनालाल बजाज, याद रखिएगा, एवं हरिभाव उपाध्याय। सेठ जमनालाल बजाज एवं हरिभाव उपाध्याय 1923 से लेकर अपने अंतिम दौर तक इनका नेतृत्व रहा। दोनों विख्यात गांधीवादी नेता थे। अब मैं जमनालाल बजाज की बात करूं, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा सेठ जमनालाल बजाज के बारे में, विजय सिंह पथिक के बारे में, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जानने का प्रयास कर लीजिए आप लोग। जमनालाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4, जमनालाल बजाज ने स्वयं को गुलाम नंबर 4 बोला और गांधी का 5वां पुत्र भी इन्हें पुकारा गया। विजय सिंह पथिक की जहां तक बात है, तो विजय सिंह पथिक की ख्याति थी महात्मा के रूप में। विजय सिंह पथिक की ख्याति थी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पथिक के रूप में, एवं विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलनों का जनक भी पुकारा गया है। इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा, किसान आंदोलनों का जनक भी पुकारा गया है विजय सिंह पथिक साहब को। और सबसे महत्वपूर्ण बात और मैं विजय सिंह पथिक के बारे में निकाल दूं तो आपको समझना होगा,
विजय सिंह पथिक के नेतृत्व से ही प्रभावित होकर एक और व्यक्ति इस आंदोलन में जुड़े, जिनका नाम है माणिक्य लाल वर्मा। जब मैंने आप लोगों को ऐतिहासिक स्रोत वाली सीरीज प्राचीन राजस्थान के संदर्भ में चालू किया था, मैंने तब भी आपको ये बात स्पष्ट किया था। माणिक्य लाल वर्मा, अब आप समझिएगा, माणिक्य लाल वर्मा को राजस्थान में जन आंदोलन का जनक भी पुकारा गया है। राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी पुकारा गया है, याद रखिएगा माणिक्य लाल वर्मा को। एक बात ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात माणिक्य लाल वर्मा के बारे में, माणिक्य लाल वर्मा असल में जो बिजोलिया प्रशस्ति जिस मंदिर से प्राप्त हुई थी वो जैन मंदिर था, भीलवाड़ा बिजोलिया के अंदर पार्श्वनाथ जैन मंदिर। असल में जो माणिक्य लाल वर्मा है, इनकी पत्नी का नाम है नारायणी देवी वर्मा, पुत्री है स्नेहलता वर्मा, और पुत्र थे दीनबंधु वर्मा। आप समझिएगा पूरा परिवार जेल में गया था प्रजामंडल मूवमेंट के दौरान। ये बहुत बड़ी बात है श्रद्धेय माणिक्यलाल जी वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा जी जब पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन जब बिजोलिया किसान आंदोलन में आपने चर्चे सुने विजय सिंह पथिक साहब के, तो उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर आपने सरकारी नौकरी छोड़ी और एक पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और पंछीड़ा नामक प्रसिद्ध गीत की रचना, ये बात भी याद रखिएगा, पंछीड़ा नामक प्रसिद्ध गीत की रचना के रचनाकार भी माणिक्यलाल वर्मा ही हैं। इसके अलावा एक एक अर्जी नामक गीत, अन्य गीत भी लिखा गया है माणिक्यलाल जी वर्मा के द्वारा। डाबी मतलब समझिएगा इस चीज को, नानक जी भील की जो डाबी हत्याकांड, जो बरड़ किसान आंदोलन था उस दौरान। तो अर्जी नामक गीत, अर्जी और पंछीड़ा गीत, इसका संबंध माणिक्यलाल वर्मा से। 3 चरणों में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। एक बड़ी बात थी कि विजय सिंह पथिक का नेतृत्व इतना प्रभावशाली था और इनका जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुआ कार्यकर्ताओं का, भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञाचक्षु, नाम याद रखिएगा इस चीज को। भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञाचक्षु एक बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, कविताएं भी लिखा करते थे। इन्होंने भविष्य को पहचान लिया था और इसीलिए इन्होंने महाराणा फतेह सिंह के बारे में एक बात कही थी कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। क्या मतलब निकला कि मान मान मेवाड़ राणा, कि हे मेवाड़ के राणा जी समझ जाइए, प्रजा पुकारे रे, प्रजा की पुकार है, कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शासन में कम से कम जनता की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस स्टैब्लिश कीजिए। कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। ये बात भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञाचक्षु ने काव्य के माध्यम से महाराणा फतेह सिंह को ये संदेशा दिया था। बहरहाल हम इस प्रकार से किसान आंदोलन का सबसे पहले जो आरंभ होता है किसान आंदोलन का, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का आरंभ, वो होता है वर्ष 1897 ईस्वी में। एक गांव था गिरधरपुरा, जिला चित्तौड़ में। तो जो गिरधरपुरा गांव था, अच्छा साधु सीताराम दास के बारे में एक बात और जान लीजिएगा। असल में साधु सीताराम दास ने एक संगठन के माध्यम से, जिसका नाम था मित्र मंडल, मित्र मंडल साधु सीताराम दास द्वारा स्थापित एक राजनीतिक संगठन तक संस्था थी और इसके माध्यम से, मित्र मंडल के माध्यम से साधु सीताराम दास के द्वारा कोशिश की गई थी कि किसानों के बीच में एक राजनीतिक जन जागरण की भावना पैदा हो, उनका जो शोषण, उनका जो सामंती जागीरी जो शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध ये लामबंद हो। लेकिन चूंकि इनका नेतृत्व प्रभावशाली नहीं था, तो मित्र मंडल नामक जो संस्था
कार्य कर रही थी साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, ये इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया। तो गिरधरपुरा गांव के अंदर एक किसान थे गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हुई थी। तो गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर जो मृत्यु भोज का एक हमारे यहाँ कुप्रथा रही है सामाजिक, उसमें मृत्यु भोज दिया गया था। किसान आए हुए थे। अब भाई बातें हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, खा लिया पी लिया। मतलब ऐसे भी हमारे यहाँ पर मृत्यु भोज का जो था कि भाई 12-13 दिन जब आपके हो जाते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, तो एक अच्छी जिंदगी जिए, तो शोक मत मनाइए, उसके लिए खुश होइए कि क्योंकि वैसे भी आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जो उसको आप मोनिज्म कहते हैं, एक वाद कहते हैं, ठीक है। तो उसमें शोक वोक की तो खैर क्या, ठीक है, जो परिवार की कोर फैमिली होती है। अब किसानों के बीच में चर्चा हुई कि भाई ये तो निकल लिए, लेकिन जितने टैक्सेस, जितने अबवाब, जितनी लाग बाग हम पर थोपी गई है राणा जी के द्वारा, ठाकुर किशन सिंह या कृष्ण सिंह जी के द्वारा, ये तो मृत्यु के बराबर है। तो ये फैसला किया गया साधु सीताराम दास के नेतृत्व में कि यार एक काम करते हैं, अपन अपना प्रतिनिधि 2 किसानों को यहाँ से प्रतिनिधियों को भेजते हैं उदयपुर। वो जाएंगे, राणा जी से बात करेंगे। राणा कौन? महाराणा फतेह सिंह साहब। तो ये तय हुआ 1897 ईस्वी में कि नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल, याद रखना इस चीज को, नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल 2 किसान प्रतिनिधि उदयपुर जाएंगे और महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात करेंगे। 6 महीने तक ये लोग उदयपुर में रहे, लेकिन महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात का मौका नहीं मिला। खैर वो वक्त भी आ गया जब फतेह सिंह जी से इनकी मुलाकात होनी थी, और इन्होंने अपनी बात महाराणा के सामने रखी। मैं जैसा पहले सत्र में कह चुका था, पहले एपिसोड में, कि सच्ची बात ही जमीनी हकीकत से राजा हमेशा से नावाकिफ रहा है। और जो ये आइसोलेशन है जमीनी हकीकत से, आज के टाइम पर चाहे मोदी हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, कितना बड़ा नेता हो, यदि वो जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है तो वो अपना पॉलिटिकल कैरियर चमका नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है। यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के मन स्थिति, उसके लेवल की पता नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, तो आप अच्छे प्रभावशाली न शिक्षण कर पाओगे, न नेतृत्व कर पाओगे, न परिवार में मतलब स्थान बना पाओगे, परिवार समाज आदि आदि। तो फतेह सिंह जी को जो ठिकानेदार कह दिया करते थे वो उन तक उतनी नॉलेज उनकी थी। तो महाराणा फतेह सिंह साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचरज हुआ, व्हाट द हेल यू आर सेइंग, वी आर ट्राइंग टू बी वर्क इन वेलफेयर ऑफ पीजेंट्स एंड विलेजर्स। हम काम कर रहे हैं भाई उनके लोक कल्याण के लिए, कैसे पॉसिबल। उन्होंने कहा कि सर आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब बीच के जो ठिकानेदार है, मीडिएटर है हमारे बिजोलिया के, वो तो कर रहे हैं। फतेह सिंह बड़े नाराज हुए और महाराणा फतेह सिंह ने, याद रखिएगा इस चीज को, एक व्यक्ति मुकर्रर किया रियासत की तरफ से। तो महाराणा फतेह सिंह ने अपना एक प्रतिनिधि बिजोलिया ठिकाने में भेजा कि आप जाइए और जाके जांच करिए कि किसानों की जो शिकायत है वो कितनी जायज़ है, और यदि वो उचित है तो ठोस कार्रवाई कीजिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है इनकी शिकायतें या इनकी शोषण के पीछे। तो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया उन सज्जन का नाम है हामिद हुसैन। याद रखिएगा, हामिद हुसैन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया और हामिद हुसैन साहब को बिजोलिया भेजा गया। हामिद हुसैन ने जांच करी और किसानों की मांग को जायज पाया। अब आप सोचिए ठाकुर कृष्ण सिंह या ठाकुर किशन सिंह की स्थिति कितनी बुरी हो गई होगी, क्योंकि वो उसको नीचा देखना पड़ेगा, उसकी स्थिति कमजोर होगी। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा फाइनली ये सामने आया कि ठाकुर किशन सिंह या ठाकुर कृष्ण सिंह बेहद नाराज हुए और उन्होंने, जो इस समय बिजोलिया के ठिकानेदार थे, ठाकुर कृष्ण सिंह अथवा किशन सिंह, वो हामिद हुसैन की कार्यवाही से बेहद नाराज हुए और उन्होंने ठाकरी पटेल एवं
नानजी पटेल को अपने ठिकाने से निर्वासित कर दिया, उनका निष्कासन कर दिया। ये सबसे बड़ा दंड था ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा किसानों को। अब साधारण से किसान है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसी टाइम पर एक और मतलब इन्होंने रायता फैला दिया ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह जी ने। मैंने पिछले एपिसोड में ये चर्चा करी थी। एक नया कर किसानों पर थोप दिया, चौरी कर, 1903 ईस्वी में। मैं अगली स्लाइड में उस पर काफी चर्चा करूंगा। फिलहाल स्क्रीन आउट होता हूं। यहां तक की बात को आप बखूबी समझने का प्रयास करेगा, अच्छे से यहां तक के मैटर को आप देखिएगा, देख लीजिए विस्तार से। आई थिंक आपने यहां तक की बात को अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अब जो घटनाक्रम जिस रूप में घटता है इसका भैया रिमोट देख लो मैं एक बार कहां पर इस स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए। आई थिंक ठीक है, चलिए। जब उन्हें निष्कासित कर दिया गया तो ये एक मतलब कड़ा प्रहार था किसानों पर ठाकुर कृष्ण सिंह या किशन सिंह का। 1903 ईस्वी में किसान संभलते उसके पहले 1903 ईस्वी में एक नई आफत किसानों का इंतजार कर रही थी। वो पहले ही कर्ज के बोझ में, करों के बोझ में दबे हुए थे। आप एक आइडिया लगाइएगा, छोटा सा मैं आपको एक ग्राफ बतलाता हूं। कुल उपज का 87% तो आप भूमि कर के रूप में, खिराज के रूप में ठिकानेदार को दे रहे हो, 87%। द रेस्ट पार्ट फॉर पीजेंट्स, फॉर फार्मर्स इज 13%। इस 13% में भैया किसानों से 84 अतिरिक्त कर, भूमि कर के, लैंड रेवेन्यू के अतिरिक्त कर 84 लाख भाग अलग से वसूले जा रहे हैं। अब आप इस चीज को सोचिएगा कि क्या किसानों पर बीतती होगी। इसी टाइम पर चौरी कर लगाया गया, चौरी कर 1903 ईस्वी में। चौरी कर लगाया किसके द्वारा, याद रखना, ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा। ये चौरी कर क्या था, असल में एक ये विवाह कर था, जिसके अंदर क्या था, किसानों द्वारा, याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है, किसानों द्वारा अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर ठिकानेदार को प्रति विवाह अदा किए गए 5 रुपए। तो इस चौरी कर की जो राशि थी वो प्रति विवाह 5 रुपए थी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कौन अदा कर रहा है, किसान, और किसको अदा किए जा रहे हैं ये 5 रुपए, ठिकानेदार को। लेकिन किसानों का कड़ा प्रतिरोध हुआ, किसानों का जबरदस्त प्रतिरोध हुआ इस चौरी कर के विरोध में। मैंने पहले कहा, बहुत बारीकी से एक एक बात को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, आपको पूरा भय इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का मैं मिटा दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा बाबू आप लोगों को। लेकिन निश्चित तौर पर आपके कोऑपरेशन की इतनी सी तो मतलब एक शिक्षक होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आप लोग जितना इसको स्प्रेड कर सकते हैं अपने लोगों को, अपने साथियों तक, उतना करिए प्लीज।
तो जब किसानों ने कड़ा प्रतिरोध किया, देने से मना किया कि भाई ये जायज नहीं है, लीगल नहीं है, और कहीं ना कहीं ठाकुर किशन सिंह को दोबारा हामिद हुसैन जैसी किसी कार्रवाई का पुनः डर लगा, समझ में आ रही बात आप लोगों को, तो 1904 में घबराकर 1904 ईस्वी में किसानों के कड़े प्रतिरोध के चलते, याद रखना, किसानों के कड़े प्रतिरोध के चलते घबराए ठाकुर कृष्ण सिंह ने चौरी कर वापस ले लिया। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। इसी समय एक घटनाक्रम और घट रहा है। राजस्थान में एक महान क्रांतिकारी थे गोपाल सिंह खरवा, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, खरवा जागीर के। इन्हें एक राष्ट्रीय षड्यंत्र को, चूंकि विषय से भटकना होगा तो मैं अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध राजद्रोह के विरोध में ठाकुर गोपाल सिंह खरवा को और भूप सिंह गुर्जर, जो आगे जाकर विजय सिंह पथिक कहलाए, उन्हें ही राष्ट्रीय पथिक बोला गया, उन्हें ही महात्मा बोला गया, और वही भारत में किसान आंदोलनों के जनक भी के नाम से भी जाने गए, उपाधि के नाम से भी जाने गए। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र या द्रोह करने के, राजद्रोह के आरोप में गोपाल सिंह खरवा और टोडगढ़ को, कर्नल विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुर्जर को टोडगढ़ में नजरबंद किया हुआ था। असल में गोपाल सिंह खरवा के यहाँ जब रेड डाली गई तो 3000 बंदूकें यहाँ से पकड़ी गई थी, जो विद्रोहियों तक पहुंचानी थी। सही बात ये, तो ये पक्की बात है, एक तरह का ये बिगुल फूंकना था ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध। फौरी तौर पर सत्ता सही थी, लेकिन गोपाल सिंह खरवा तो भाई मेरे तो आदर्श हैं इस तरह के, ये चरित्र, हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। अब दोनों की विचारधारा बड़ी क्रांतिकारी। भूप सिंह गुर्जर अभी तक विजय सिंह पथिक नहीं कहला रहे हैं, ये भी याद रखना। तो कानपुर में बुलंदशहर के आप निवासी जाति से गुजर, विजय सिंह पथिक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़ा तेजस्वी इनका चरित्र, शख्सियत, पर्सनैलिटी भूप सिंह साहब की। अब टोडगढ़ में जब साथ में रहे तो इनको ये आइडिया लग गया कि यहाँ हत्या होगी, पकड़े जाएंगे, मुकदमा चलेगा। प्लानिंग हुई और कर्नल टोडगढ़, जो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर जिस दुर्ग का नाम रखा गया, भैया जी वहां से गोपाल सिंह खरवा और स्पेशली भूप सिंह गुर्जर वहां से निकल लिया। भूप सिंह गुर्जर को यह स्पष्ट पता था कि यदि मैं पकड़ा गया तो पक्की बात है, फांसी पक्का होगी। चित्तौड़ के बहुत रिमोट एरिया में आ गए, बहुत रिमोट एरिया में, उमा जी का खेड़ा और एक ओछड़ी गांव। तो जब आप ओछड़ी गांव में आ गए, भूप सिंह गुर्जर, उमा जी का खेड़ा बाद में गए, ओछड़ी गांव में पहुंचने के पश्चात आपने अपना हुलिया चेंज कर लिया, एक तरह से क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, काइंड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। साधु का, सन्यासी का वेश धारण कर लिया, दाढ़ी रख ली, पूरा हुलिया आपका चेंज हो गया, नाम बदल लिया विजय सिंह पथिक। और ये उस जमाने का वो क्रांतिकारी था, शायद चंद्रशेखर आजाद के बाद, जिन्हें अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बावजूद नहीं पहचान पाया कि भूप सिंह गुर्जर है। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को, याद रखना, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अपन काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना, एक एक शब्द आधुनिक राजस्थान का जुबान पर लाकर टिका दूंगा जैसा, और आप देखोगे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं जो कहता हूं ना कि अपना कहा जो आप समझे तो क्या समझे, अपना कहा जो आप ही समझे तो क्या समझे। मजा कहने का तब है जब एक कहे बाकी सब समझे। तो प्रयास कर रहा हूं आप लोग समझें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब समझ रहे हैं तो, कमेंट भी किया करें। तो साहब ये बड़ी दिक्कत वाली बात, ये यहाँ से निकल गए और ओछड़ी गांव में पहुंचकर हुलिया चेंज कर लिया किसी मंदिर में जाकर, और वो सन्यासी के रूप में। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति भैया, चरित्र खुशबू बदनामी ढके नहीं ढकती है, इश्क हो चाहे मुश्क हो फैलेगी।
इनकी कीर्ति धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन ये अपनी पहचान दबाने में सफल रहे। भूप सिंह गुर्जर उर्फ विजय सिंह पथिक साहब, आसपास के गांव के लोग इनके पास आते सलाह मशवरा करने, पढ़े लिखे व्यक्ति। तो इनमें ये अफवाह फैल गई उस इलाके में कि ये पहुंचे हुए कुछ संत सन्यासी हैं। लोग आते, खाने पीने का इंतजाम हो गया, भक्त बन गए। गांव वालों ने प्रभावित होकर इनसे ये अनुरोध किया पथिक साहब से कि सर प्लीज, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। पथिक साहब ने यहां पर एक शिक्षा का एक मंदिर भी खोल दिया, विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा नामक संस्था भी खोल दी इसी इलाके में, और लड़कों की शिक्षा चालू कर दी। भाई गांव वालों ने कहा कि बच्चों की, लड़कियों को भी, ये चरित्र से बंदा, मैंने कहा ना, जुबान का सच्चा, लंगोट का पक्का, मर्द का बच्चा। तो भाई ये जो सज्जन अपने थे भूप सिंह गुर्जर, इन्होंने कहा भाई देखो बात ऐसी, पहली बात तो महिला मेरे पास नहीं आएगी, दूसरी बात महिलाओं से दूर रहे, पढ़ाऊंगा छोटी बच्चियों को, 8-10 साल से नीचे की बच्चियां जो होंगी। लोगों ने कहा ठीक है। विद्या प्रचारिणी सभा के जरिए इन्होंने जन कल्याण शिक्षा का प्रचार प्रसार, तो एक अच्छी इमेज बन गई। गांव वाले इनके भक्त हो गए, इनकी जो पहचान थी वो छिपी रही। इधर साधु सीताराम दास पूरा जोर लगा रहे हैं मित्र मंडल नामक संगठन के माध्यम से कि भाई किसानों में जन जागरण हो, लेकिन वो जागरण हो नहीं पा रहा। चाह कर भी वो जन जागृति उफान पर नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच इनको देश निकाला दे दिया गया नानजी पटेल, ठाकरे पटेल को चौरी कर लगा दिया गया। चौरी कर तो खैर जैसे तैसे करके हटा, लेकिन कोई वो विशेष फायदा नहीं हो पाया। याद रखिएगा इस चीज को, किसे? किसानों को और साधु सीताराम दास को। मामला चलता रहा। इसी बीच विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक जलसा था, वार्षिक उत्सव था। उस उत्सव में साधु सीताराम दास चूंकि उस एरिया के प्रख्यात नेतृत्व, एक प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में उभर चुके थे। क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर इनकी एक खासी पहचान थी इस पूरे एरिया में। तो यूं समझ लीजिएगा कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में यहां पर जो जन जागृति चल रही थी, उस जन जागृति के दौरान, उस पूरी जन जागृति के दौरान विजय सिंह पथिक तक भी यह खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है। विद्या प्रचारिणी सभा जो इनके द्वारा आरंभिक संस्था थी, मैं विस्तार से बाद में लूंगा, कि सिर्फ एक पृष्ठभूमि आपके सामने दे रहा हूं ताकि आपके अंदर एक इस आंदोलन के प्रति जिज्ञासा और एक रुचि पैदा हो। साधु सीताराम दास को बुलाया गया। उसके पहले लेकिन एक बहुत बड़ी घटना यहां घटती है इस पूरे घटनाक्रम के दौर में। ये दो कहानियां एक साथ चल रही है, एक तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में गतिविधियां, और इधर जेल से फरार होना, ओछड़ी गांव में साधु इसका भूप सिंह गुर्जर का आना, पहचान छिपाना, विद्या प्रचारिणी सभा का नेतृत्व, लोगों में जन कल्याण, अच्छी बातें, शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। साधु सीताराम दास ने इधर, क्योंकि फ्लैशबैक में दो कहानियां बराबर चल रही हैं, साधु सीताराम दास ने 1904 के पश्चात किसानों को साफ कहा, यदि हमारी मांगे नहीं मानते हो तो नो टैक्स, कर नहीं देंगे और खेती भी नहीं करेंगे। भाई कर, भूमि कर किस चीज पे लग रहा है? खेती पर। किसान के पास कुछ हो या ना हो लेकिन अन्न पड़ा रहता है, हम साल 2 साल निकाल लेंगे, या तो टैक्सेस में कमी करिए, अन्यथा खेती नहीं करेंगे। तो प्रेशर इतना पड़ गया कि मेवाड़ राणा तक दोबारा ये बात पहुंची। राणा जी ने जून 1914 के अंदर पुनः समझौता वार्ता करवाया
जब किसानों ने खेती लगभग छोड़ दी थी और पास ग्वालियर रियासत के अंदर प्रवेश करना चालू कर दिया था लगभग, तो जब ये खबर पहुंची कि भाई राजस्व की कटौती हो रही, राजस्व की कमी हो रही क्योंकि टैक्स नहीं आ रहा है, जब सारा मसला काउंसिल ऑफ मेवाड़ रीजेंसी में उठा तो ये मामला आया कि जो हामिद हुसैन के द्वारा शुरुआत में जो जांच की गई थी उस शिकायत पर कोई फैसला नहीं किया गया ठिकानेदार के द्वारा। अब ठिकानेदार और किसानों के बीच में एक समझौते की बात चली और साधु सीताराम दास को यहां पर स्पष्ट लग गया कि शायद किसानों की बातें, किसानों की मांगे राणा जी मान लेंगे। जब राणा मान लेगा तो ठिकानेदार की क्या औकात है बिचौलिए के बीच का व्यक्ति की। इधर मैंने कहा भूप सिंह गुर्जर का मामला चल रहा है। अब उस कहानी को एक फ्लैशबैक में आप दोबारा हटा दीजिए, क्योंकि जो मैं अगला सत्र लूंगा फिर वहां पे पूरे आंदोलन को खोल दूंगा, सर्जरी कर दूंगा। फिर आज तक यदि ये भूमिका तैयार होगी फिर इस आंदोलन में कुछ नहीं बचा है। जैसे ही समझौते पर अंतिम मुहर लगने की देर थी, ठिकानेदार भी राणा के प्रेशर में था, मेवाड़ उदयपुर के प्रेशर में था, तो जो अन्य ठिकाने थे 16 उमराव प्रथम श्रेणी के, बेगू, पारसोली, मांडलगढ़, भिंडर आदि आदि, उनमें चिंता हुई कि यदि बिजोलिया जैसा प्रथम श्रेणी का ठिकानेदार किसानों की मांग के आगे झुक जाएगा तो फिर ये आग तो अन्य ठिकानों भी पहुंचेगी। कमोवेश सब जगह सामंती शोषण, जागीरी शोषण वही लगभग समान है, एकाधिक लाख बाग को छोड़कर। ठिकानेदार की आय का जरिया किसानों से वसूला गया, टैक्स से लाख बाग है। तो उल्टे मेवाड़ राणा के आदेश और कार्यवाही के विपरीत अब जो प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार थे उनके देखा देखी दूसरी श्रेणी के ठिकाने लामबंद हुए और बिजोलिया ठिकानेदार पर प्रेशर बनाया कि प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट द कंडीशंस ऑफ दिस, ये जो कॉम्प्रोमाइज ट्रीटी समझौता हो रहा आप और किसानों के बीच में राणा जी के आदेश पर नहीं मानोगे। और राणा को भी बात समझाई गई, ब्रिटिश हुकूमत को भी बात समझाई गई कि आप यदि इस प्रकार से किसानों की मांगों को मानने लग जाओगे तो भाई टैक्स नहीं आएगा तो हम आपको कहां से देंगे, आपको नहीं देंगे। तो आर्मी हो गई, ट्रेड कॉमर्स हो गया, कहां से होगा। ये बात जो रीजेंसी काउंसिल थी उदयपुर की, पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन, मेवाड़ राणा, इन सबको समझ में आई। और फाइनली ये जो जून का जो समझौता होने जा रहा था, फाइनली समझौता होते होते ठिकानेदारों के प्रेशर के चलते ये समझौता नहीं हो पाया। ये बड़ा कुठाराघात था साधु सीताराम दास के नेतृत्व को, क्योंकि साधु सीताराम एक क्षण ऐसा आया था जब ये लग गया था कि अब किसानों की मांगें मान ली जाएंगी, मूवमेंट को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन ठिकानेदारों के प्रेशर के चलते मेवाड़ रियासत को, ब्रिटिश हुकूमत को ये स्टेप पीछे खींचना पड़ा। इधर 1914 का दौर आते आते जो वार्षिक एनुअल फंक्शन, वार्षिक जलसा विद्या प्रचारणी सभा नामक संस्था में पथिक साहब के द्वारा लिया गया, उसमें साधु सीताराम दास को भी निमंत्रित किया गया। साधु सीताराम दास वहां पहुंचे। क्या हुआ उस वार्षिक जलसे में, इस चीज को जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।